गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन टॉपिक लेंगे यूनिट वाइज। पहली बात तो है कि आपको जो भी सिलेबस पूरा करवाया है मैंने उसका आप रिवाइज करें अच्छे तरीके से। और अब अपन जो भी पढ़ेंगे उसके लिए आपको एक नोटबुक रखनी है अलग से। उस नोटबुक में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं यहाँ से बताऊँगा आपको, उसके उत्तर आप खुद लिखेंगे और उसको लर्न भी करेंगे, जिससे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तैयार भी हो जाए। और जो अपना टॉपिक होगा अपन यूनिट फर्स्ट से शुरुआत करेंगे। जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो वो आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे भेज दो, मैं उसका सॉल्यूशन करके आपको भेज दूँगा। और आपके पास अभी समय है तो जो भी पढ़ाया गया है उसका रिवीजन अच्छे से करें, जिससे अच्छे नंबर आ सके। कोई प्रॉब्लम हो, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। तो अपन यूनिट नंबर फर्स्ट से शुरुआत करेंगे और जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको अलग नोटबुक में तैयार करने हैं। बाकी तो पूरा पढ़ना है, इनको आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। और इसमें ये भी लिखना है कि कौन से ईयर में कौन सा क्वेश्चन आया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। हर अपन लेसन वाइज कंप्लीट करते रहेंगे। तो फर्स्ट यूनिट की बात करेंगे, उसमें लेसन नंबर 2। पहले तो ये देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं आपके। तो क्वेश्चन 2020 की बात करेंगे अपन। तो 1 नंबर का क्वेश्चन आया था, पुष्प के 4 भागों के नाम लिखिए। तो पुष्प के कोई भी 4 भाग लिख सकते हो, बाह्य दल है, पुंकेसर है, इस तरीके से रहिए। फिर कोशिकीय भ्रूणपोष की संरचनाएं थी। भ्रूणपोष के बारे में बताया था। भ्रूणपोष कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ठीक है। कोशिकीय, केंद्रकीय और एक होता है हिलोबियल। तो उसमें किसकी संरचना का वर्णन पूछा गया था? कोशिकीय भ्रूणपोष का। फिर 2019 की बात करते हैं, उसमें क्वेश्चन आया था अनिषेक बीजता किसे कहते हैं? तो बिना निषेचन के किसका निर्माण होता है? बीज का निर्माण, एक गेमोस्पर्म। तो उसे क्या कहा जाता है? अनिषेक बीजता कहते हैं। फिर प्रति बीजांड की संरचनाएं थी, जो आपको मैंने गुरु बीजाणुधानी के बारे में बताया था कंप्लीट, उसके बारे में यहाँ पर संरचना का वर्णन पूछा गया था। तो ये तो 19 के और ये 20 के क्वेश्चन आए हुए हैं। अब बात करेंगे अपन उसके बाद में इस साल के लिए कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 2 से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, परागकण है वो लंबे समय तक जीवाश्म के रूप में सुरक्षित क्यों रहते हैं? तो उसका उत्तर आप जानते हो और मैं बता भी जाता हूँ। पहले का उत्तर होगा कि जो परागकण होते हैं वो लंबे समय तक सुरक्षित इसलिए रहते हैं क्योंकि उसकी चारों तरफ किस कारण पाया जाता है? स्पोरोपोलेनिन का आवरण पाया जाता है। मुख्य लाइन ये हो गई है, क्या पाया जाता है? स्पोरोपोलेनिन का आवरण पाया जाता है, जिसके कारण जल का अपघटन नहीं होगा। और जल अपघटन नहीं होने के कारण परागकण लंबे समय तक क्या रहते हैं? सुरक्षित रहते हैं। पहला क्वेश्चन, परागकण लंबे समय तक सुरक्षित क्यों रहते हैं? तो परागकण है उसकी सतह पर कौन सा आवरण पाया जाता है? स्पोरोपोलिन का आवरण पाया जाता है, जिसके कारण कौन सी क्रिया नहीं होती है? जल का अपघटन नहीं होता है और परागकण लंबे समय तक क्या रहते हैं? सुरक्षित रहते हैं। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, टेपिटम के प्रकार व कार्य लिखिए। टेपिटम के कार्य और उसके प्रकार, दोनों क्वेश्चन अलग अलग हो सकते हैं छोटे। तो टेपिटम कितने प्रकार की होती है? आपको बताया हुआ है मेरा, 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है अमीबीय और दूसरी होती है ग्रंथिल, या उसको क्या कहा जाता है? स्रावी टेपिटम। सबसे पहले बात करेंगे टेपिटम के प्रकार की। तो टेपिटम है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है अमीबीय, दूसरी कौन सी होती है? ग्रंथिल, या इसको क्या कहते हैं? स्रावी। और आपको जो लघु बीजाणुधानी है उसकी संरचना या परागकोश की संरचना में जो लेयर पढ़ी थी हमने टेपिटम, उसके 2 प्रकार बताए थे मैंने, अमीबीय, दूसरा कौन सा हो गया? ग्रंथिल या स्रावी। अब काम पूछे या कार्य पूछे तो आपको बताया हुआ है, पहला मुख्य कार्य क्या करती है? पोषण प्रदान करती है। और किसको?
लघु बीजाणुओं को क्या प्रदान करती है? पोषण। पहला कार्य हो गया। ये क्या काम करती है? लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करती है। दूसरा, किसका निर्माण करेगी? पोलेन कीट का निर्माण करेगी। पोलेन कीट का निर्माण करती है। अब आप पोलेन कीट क्या होता है, तो यहां क्वेश्चन भी लिखा है मैंने, पोलेन कीट क्या है? तो पोलेन कीट किसे कहते हैं? कीट परागित पुष्पों के अंदर, कीट परागित पुष्पों में, पुष्पों के परागकण पर तैलीय परत होती है। उस तैलीय परत को क्या कहा जाता है? पोलेन कीट कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलेन कीट। कीट परागित पुष्पों के पराग कणों पर एक तैलीय परत होती है जिसे क्या कहते हैं? पोलेन कीट। तो पहला तो हो गया, देखिए कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। फिर काम क्या हो गया? कार्य, पहला पोषण प्रदान करना, दूसरा पोलेन कीट का निर्माण। साथ इसकी डेफिनेशन भी हो गई है। तो परिभाषा क्या हो जाएगी पोलेन कीट की? कीट परागित पुष्पों के परागकणों पर तैलीय परत होती है, उसे क्या कहते हैं? पोलेन कीट। और एक हो जाएगा जो आपने ऊपर लिखा है, स्पोरोपोलिन का भी निर्माण। और चौथा हो जाएगा कि ये यूबिस्काय भी निर्मित करती है। किसका निर्माण करती है? यूबिस्काय। ये 4 कार्य हो गए हैं। पूछे आपको टेपिटम के कार्य लिखिए, तो पहला कार्य हो जाएगा लघु बीजाणु को पोषण प्रदान करना, दूसरा पोलेन कीट का निर्माण, तीसरा है स्पोपोलिन का निर्माण, और चौथा है यूबिस्काय का निर्माण। कोई 2 काम पूछे या पूरे, तो आप पूरे तैयार रखो। यूबिस्काय, इसकी भी परिभाषा पूछ रखी है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो यूबिस्काय क्या होता है कि प्रो यूबिस्काय होता है, उसके ऊपर किसका जमा हो जाता है? स्पोरोपोलेनिन का जमा हो जाता है। किसका जमा होता है? स्पोरोपोलेनिन। क्या परिभाषा होगी इसकी? प्रो यूबिस्काय है, उस पर स्पोरोपोलेनिन का जमा होने के बाद उसे क्या कहा जाता है? यूबिस्काय। तो दूसरा क्वेश्चन भी तैयार हो गया आपका। ठीक है, आप इसके लिए लिख सकते हो पोषण, पोलेन कीट का निर्माण, स्पोपोलिन का निर्माण, यूबिस्काय का निर्माण। पोलेन कीट का भी बता दिया मैंने, कीट परागित पुष्पों के परागकणों पर तैलीय परत होती है, उसे पोलेन कीट कहते हैं। और यूबिस्काय किसे कहते हैं? कि प्रो यूबिस्काय है, उस पर स्पोरोपोलिन का जमा होता है, तो उसे क्या कहते हैं? यूबिस्काय। अब क्वेश्चन हो गए अपने 4 कंप्लीट। सभी को नोटबुक में आपको तैयार करना है। अब यहां पूछा गया है, नागफनी में किस प्रकार का बीजांड पाया जाता है? तो आपको मैंने बीजांड के प्रकार बताए थे, सभी को ध्यान होगा। बीजांड के आपको 6 प्रकार बताए थे, और उसमें कोई सा भी, सभी के एग्जाम्पल लिखा रखे हैं मैंने। तो मैंने केवल यहाँ पर एक ही पूछा है, कोई सा भी पूछ ले तो सबका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बात करेंगे अपन नागफनी में। तो नागफनी के अंदर कौन सा क्वेश्चन नंबर बात करेंगे? 5 के आंसर की। तो नागफनी में जो बीजांड पाया जाता है वो कौन सा होता है? कुंडलित। अर्थात इसमें बीजांड का है 360 डिग्री पर घूम जाता है। तो नागफनी के अंदर कुंडलित बीजांड पाया जाता है। अब क्वेश्चन है 6, पोलिनियम। पोलिनियम भी बताया था, और उसके लिए मैंने बताया था आपको परागपिंड भी बताया था। पोलिनियम या परागपिंड। तो पोलिनियम क्या होता है? कुछ पादपों के परागकण, कुछ पादपों के परागकण आपस में या लघु बीजाणु आपस में मिलकर एक विशेष संरचना बनाते हैं, विशेष संरचना बनाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? पोलिनियम या परागपिंड कहते हैं। पोलिनियम या क्या कहते हैं? परागपिंड। यानी कुछ पादपों के परागकण आपस में जुड़ जाते हैं और एक विशेष संरचना बनाते हैं, उसे पोलिनियम या परागपिंड कहते हैं। एग्जाम्पल, आँख। आँख में विशेष प्रकार की संरचना बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं अपन? पोलिनियम।
इसकी भी ध्यान रखने। अब बात करेंगे कि परागकोश किस प्रकार से स्फुटित होता है। तो तुलसी के अंदर परागकोश का जो स्फुटन होता है या दालचीनी में होता है तो किस प्रकार से होता है। तो तुलसी के अंदर जो परागकोश का स्फुटन होता है वो होता है अनुप्रस्थ। आपको बताया हुआ है, यानी ये परागकोश है, वो परागकोश है वो अनुप्रस्थ भाग से टूटता है और उसके दौरान परागकण कहाँ आते हैं, बाहर की तरफ आते हैं और इसको अपन क्या कहते हैं, कौन से प्रकार स्फुटन कहते हैं, अनुप्रस्थ। तो तुलसी में तो कौन सा पाया जाएगा, अनुप्रस्थ प्रकार का। दालचीनी है उसमें कौन सा पाया जाएगा, कपाटी। कपाटी में क्या होता है कि जो परागकोश होता है उसमें जो स्फुटन होता है वो कपाट के रूप में खुलता है और उसके दौरान परागकण कहाँ आते हैं, बाहर। तो इसका उत्तर हो गया अनुप्रस्थ। इसका कौन सा हो गया है, कपाटीय स्फुटन होता है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया भी है बोर्ड में एक बार, भ्रूणपोष की सूत्र गुणिता कितनी होती है। तो आप सब जानते हो कितनी होती है, 3n, त्रिगुणित। ध्यान रखना आपको कौन सी होती है, 3n, जिसको क्या बुलाता है, त्रिगुणित। अब क्वेश्चन बच गए 3, 9, 10 और 11। अब ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी टेस्ट में बहुत बार मेरा कि 100 परागकण उत्पन्न करने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन होते हैं। 100 परागकण उत्पन्न होंगे तो कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे। और आपको ये भी बता देता हूँ, पहले ही बताया हुआ है, जो भी आपका जो चैप्टर है उसमें छोटे वाले, जो अति लघुत्रात्मक और बहुचयनात्मक दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह तैयार करने हैं। और जो प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को पूछ लेना। पहला क्वेश्चन है 100 परागकण के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन होते हैं। तो आप जानते हो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, उसमें कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री। और कितने लघु बीजाणु बनते हैं, 4। कितने बनते हैं, 4। लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, जो 2n होती है उसमें कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन। और कितने लघु बीजाणु बनते हैं, 4। तो यहां क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, 100 परागकण। तो आपको पता है कि एक जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है एक विभाजन के द्वारा कितने लघु बीजाणु बना रही है, 4। इसलिए 25 अर्धसूत्री विभाजन होंगे इसके अंदर। तो कितने बन जाएंगे, 100 लघु बीजाणु बन जाएंगे। भाई 1 से 4 हो रहे तो 25 से कितने हो जाएंगे, 100 लघु बीजाणु। तो इसके अंदर जब कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे, 25 अर्धसूत्री विभाजन होंगे तो कितने लघु बीजाणु बनेंगे, 100 लघु बीजाणु बन जाते हैं। अब है द्वितीयक केंद्रक कैसे बनता है। तो आपको बताया था जो भ्रूणकोश होता है, भ्रूणकोश किसे कहते हैं, भ्रूणकोश 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय संरचना है, उसे क्या कहा जाता है, भ्रूणकोश। एक होता है भ्रूणपोष, एक होता है भ्रूणकोश। तो 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय संरचना को क्या कहा जाता है, भ्रूणकोश। तो इसकी बात करें ये, तो भ्रूणकोश में 2 केंद्रक, भ्रूणकोश में 2 केंद्रक संयुक्त होकर किसका निर्माण करते हैं, द्वितीयक केंद्रक का निर्माण करते हैं, जो द्विध्रुवी कोशिका बनाती है। जो क्या बनाते हैं, द्विध्रुवी कोशिका। अब लास्ट क्वेश्चन है, पराग नली किस स्थल से बाहर की तरफ निकलती है। तो आपको बताया हुआ है, परागकण की संरचना जो बताई थी मैंने, वो बताई थी आपको इस प्रकार से। परागकण है उसके बाहर की तरफ क्या पाई जाती है, स्पोरोपोलिन का आवरण पाया जाता है। एक्साइन और इंटाइन 2 लेयर बताई थी, और उसमें मैंने बताया था इनमें जगह जगह क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। और इन छिद्रों को क्या कहते हैं, जनन छिद्र। क्या कहते हैं, जनन छिद्र। और आपको ये भी बताया था इसमें 2 कोशिका होती है, एक कायिक कोशिका और एक कौन सी होती है, जनन कोशिका। 2 कोशिका होती है, कायिक कोशिका, दूसरी कौन सी होती है, जनन कोशिका। तो ये किस स्थल से बाहर निकलती है, जो पराग नली बनेगी वो कहां से निकलेगी, जनन छिद्रों से बाहर निकलेगी।
यानी जो पराग नली बनेगी यहाँ बन सकती है, यहाँ बन सकती है, यहाँ बन सकती है। तो क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? पराग नली है वो कौन से स्थल से बाहर निकलती है? जनन छिद्र के द्वारा बाहर निकलती। तो ये हो गए छोटे क्वेश्चन। अब सभी बच्चों को अच्छी तरीके से लेसन नंबर 2 का अध्ययन करना है। उसमें जो भी छोटे क्वेश्चन है, इसके अलावा भी आप 2-4 अपने अकॉर्डिंग बनाकर उस कॉपी में आपको तैयार करने हैं। इसकी अलग नोटबुक बनानी है आपको सभी बच्चों को, और अच्छे तरीके से सबके उत्तर लिखने हैं और इसको रिपीट भी करते रहेंगे, जिससे जो भी छोटे क्वेश्चन हो आपके अच्छे से तैयार हो जाए। ये होने के बाद जो बड़े क्वेश्चन हैं उसकी भी अपन चर्चा करेंगे, और इस यूनिट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी अपन चर्चा करेंगे। कोई दिक्कत है किसी टॉपिक में, या तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे भेज देना, वो टॉपिक मैं आपको दोबारा से क्लियर करवा दूंगा। थैंक यू।